मैंने दूर खड़े अपने बेटे की तरफ हल्के से हाथ हिलाया। उसने मुझे देखते ही पहले चुपके से बाई किंगवांग की तरफ देखा। जब उसे यकीन हो गया कि उनकी नजर उस पर नहीं है तो वह बिल्ली की तरह दबे पांव वहां से खिसका और सीधे भागकर मेरे पास आ गया। मैंने उसके माथे पर हल्की सी चपत लगाई और नकली गुस्से में कहा, वाह जनाब, अब तो अपने ही पापा को बेवकूफ बनाने लगे हो। वह अपना माथा पकड़कर मुंह फुलाते हुए बोला, अरे डैड, बस थोड़ा सा मजाक था। मैं मुस्कुरा दिया। फिर मैंने धीरे से चेन को बाई किंगवांग की तरफ बढ़ाया, अपने बेटे का हाथ पकड़ा और वहां से निकलने लगा। तभी पीछे से एक ठंडी, सख्त और आदेश देने वाली आवाज गूंजी, चेन, अब फिर कहाँ भाग रहे हो। वह आवाज सुनते ही माहौल का तापमान जैसे 10 डिग्री नीचे गिर गया। बाई किंगवांग अब भी बिल्कुल वैसी ही थी। अपने बेटे के साथ भी ऐसे पेश आती थी जैसे किसी कंपनी के कर्मचारी की परफॉर्मेंस रिव्यू चल रही हो। उन्हें शायद कभी समझ ही नहीं आया कि बच्चे रोबोट नहीं होते, उनकी भी अपनी सोच होती है, अपनी भावनाएं होती हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियां होती हैं। चेन ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मम्मी, मुझे वॉशरूम जाना था। मैं वादा करता हूँ अब दोबारा कहीं नहीं जाऊंगा। बाई किंगवांग ने ठंडी नजर से उसे देखा। आजकल तुम्हें हो क्या गया है? पहले तो तुम इतने शांत रहते थे, लेकिन आज तो ऐसे उछल कूद रहे हो जैसे पैंट के अंदर चींटियों की पूरी कॉलोनी बस गई हो। लगता है तुम्हारे पास होमवर्क कम है। आज घर जाकर सारी पढ़ाई 2-2 बार लिखोगे। उनकी बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। मुट्ठियां अपने आप भींच गईं, पूरे शरीर में गुस्से से कंपी दौड़ गई। मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सिर्फ इसलिए कि चेन की शक्ल थोड़ी मेरी जैसी है, वह अपना सारा पुराना गुस्सा उसी पर निकाल रही है? तभी एक जानी पहचानी पुरुष आवाज सुनाई दी, चेन मिल गया क्या? मैंने आवाज पहचानते ही आंखें सिकोड़ ली। वह था जिंग शुआन। उसे देखते ही मेरे भीतर घृणा की लहर दौड़ गई। लगता था इन 5 सालों में वह हमेशा बाई किंगवांग के साथ ही रहा। उसकी हैसियत भी पहले से काफी बढ़ चुकी थी, इतनी कि आज वह चेन के साथ पेरेंट्स चाइल्ड स्पोर्ट्स डे में भी मौजूद था। उसने चेन की नम आंखें देखी और तुरंत अपना सभ्य इंसान वाला मास्क पहन लिया। वह बेहद नरम आवाज में बोला, चेन, प्रेसिडेंट भी से नाराज मत हो। देख नहीं रहे, तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो कितनी परेशान हो गई थी। हम दोनों अलग अलग जगह तुम्हें खोज रहे थे। अच्छा हुआ तुम सुरक्षित मिल गए। फिर उसने बाई किंगवांग की तरफ मुड़कर कहा, प्रेसिडेंट भी चेन अभी छोटा बच्चा है, थोड़ा शरारती होना बिल्कुल सामान्य बात है। कृपया नाराज मत होइए। बस कुछ मीठी मीठी बातें और माहौल तुरंत शांत हो गया। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। जब मैं बी परिवार में था तब भी वह बिल्कुल ऐसा ही था। ऊपर से सीधा साधा, अंदर से 100 चालें चलने वाला, हर मौके पर मुझे नीचा दिखाना और मेरे तथा बाई किंगवांग के बीच गलतफहमियां पैदा करना, यही उसका पसंदीदा काम था। मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ चल पड़ा, लेकिन तभी मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई तेज निगाह लगातार मेरी पीठ में चुभ रही है। अचानक पीछे से आवाज आई, रुकिए। मेरा दिल धक से रह गया, कहीं ये मुझे तो नहीं बुला रही। मैंने अनजान बनने की कोशिश की और बिना रुके चलता रहा। फिर दूसरी आवाज आई, नीले ट्रैक सूट वाले, आप सही कह रही हूँ। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। इतने सारे माता पिता में नीला ट्रैक सूट सिर्फ मैंने पहन रखा था। अब तो मेरी अलर्ट वाली घंटी पूरी आवाज में बज उठी। क्या उसने मुझे पहचान लिया? लेकिन कैसे? आज तो मैंने धूप से बचने के बहाने टोपी भी पहन रखी थी, साथ में बड़ा सा काला चश्मा भी। चेहरा लगभग पूरा ढका हुआ था। फिर भी मैं धीरे धीरे पलटा, चेहरा पूरी तरह शांत रखते हुए पूछा, जी आपने मुझे बुलाया? इतने में जिंग शुआन भी वहाँ आ गया। उसने चेन को नैनी के हवाले किया और बाई किंगवांग के पास आकर मुझे सिर से पांव तक घूरने लगा। फिर बोला, अभी हमने देखा कि चेन आपके पास भागकर आया था, क्या आप उसे जानते हैं? बाई किंगवांग ने भी अपनी तेज नजरों से मुझे गौर से देखा। उनकी आंखों में साफ शक झलक रहा था। मैं मन ही मन खुद को कोसने लगा। मैंने सोचा था इतनी भीड़ में कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन मैं भूल गया था कि वह बी परिवार की उत्तराधिकारी है। बचपन से बिजनेस की दुनिया में पली बड़ी होने के कारण आसपास की छोटी से छोटी असामान्य बात भी उनकी नजर से नहीं बचती। मैंने जानबूझकर अपनी आवाज थोड़ी भारी और कर्कश बना ली। फिर पूरी सच्चाई जैसा चेहरा बनाकर बोला, वो बच्चा बहुत तेज भाग रहा था, लगभग गिर ही गया था। मैंने सिर्फ उसे संभाल लिया। उसके बाद मैं जाने ही वाला था कि आपने मुझे रोक लिया। अगर विश्वास न हो तो स्कूल के सीसीटीवी कैमरे देख सकते हैं। शायद मेरी बात काफी ईमानदार लगी। और फिर यह स्कूल भी था जहाँ किसी बड़ी घटना की उम्मीद नहीं की जाती। बाई किंगवांग ने हल्का सा सिर हिलाया और मुड़कर जाने लगी, लेकिन जिंग शुआन वहीं रुका रहा। उसने ठुड्डी ऊपर उठाई, चेहरे पर घमंड ऐसा जैसे पूरी दुनिया उसी के नाम लिखी हो। फिर बोला, जिस बच्चे की तुमने मदद की है वह बी परिवार की उत्तराधिकारी का बेटा है। समझ लो आज तुम्हारी किस्मत खुल गई। प्रेसिडेंट भी अपने बेटे की बहुत परवाह करती है। उसने जेब से एक चेक निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो इसमें 30,000 युआन है, किसी भी बैंक से निकाल लेना, इसे धन्यवाद समझो। मैं मन ही मन हंस पड़ा। वाह, साहब तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बी परिवार के असली मालिक यही हो। लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मैंने शांत स्वर में कहा, जरूरत नहीं, मैंने कोई खास काम नहीं किया। ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान बच्चे की मदद करता। मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। जिंग शुआन ने नाक सिकोड़कर तिरस्कार भरी हंसी छोड़ी। जैसी तुम्हारी मर्जी, अब यहाँ से दफा हो जाओ। मैं बिना एक शब्द बोले पलटा और वहाँ से चल पड़ा। मैं अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी बाई किंगवांग, जो कुछ कदम आगे जा चुकी थीं, अचानक रुक गईं। उन्होंने धीरे से पलटकर मेरी तरफ देखा। उनकी ठंडी तेज नजर सीधे मुझ पर आकर टिक गई। फिर उन्होंने सपाट आवाज में पूछा, आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? उसकी उम्र कितनी है? उनका सवाल सुनते ही मेरे अंदर खतरे वाली घंटी पूरे वॉल्यूम पर बज उठी। मेरे बेटे का स्कूल ट्रांसफर अभी पूरा नहीं हुआ था। मैं किसी भी हालत में उन्हें
उसकी असली जानकारी नहीं बता सकता था। मैंने तुरंत दिमाग दौड़ाया और झट से एक झूठी क्लास और झूठी उम्र बता दी। ऊपर से ऐसा चेहरा बनाया जैसे दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान मैं ही हूँ। दिल अंदर से ऐसे धड़क रहा था जैसे डीजे पर फुल बेस चल रही हो। भाई किंगवांग कुछ पल तक मुझे देखती रही। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों में एक पल के लिए हल्की सी निराशा चमक कर गायब हो गई। इतने में जिंग शुआन ने पूछा, प्रेसिडेंट भाई क्या कोई दिक्कत है? भाई किंगवांग जैसे अचानक अपने विचारों से बाहर आई। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया, फिर दोबारा वही ठंडी और घमंडी मुद्रा चेहरे पर लौट आई। वह मुड़कर आगे बढ़ गई। जिंग शुआन भी तुरंत उनके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन जाते जाते उसने मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे मैं उसकी सुबह की बिना चीनी वाली चाय का जिम्मेदार हूँ। घर पहुँचने के बाद मैंने अपने बेटे को पास बुलाया। काफी देर तक सोचता रहा कि बात कैसे शुरू करूँ। आखिर मैंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा हमें तुम्हारा स्कूल बदलना पड़ेगा। वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे मैंने कह दिया हो कि आज से चॉकलेट और कार्टून दोनों बंद। उसकी बड़ी बड़ी आंखें फैल गईं। क्यों? मुझे तो यहाँ बहुत मजा आता है। चेन चेन भी मेरी क्लास में है। अगर मैं स्कूल बदल दूंगा तो उससे कभी नहीं मिल पाऊंगा। दोनों भाइयों के बीच कुछ ही महीनों में ऐसा रिश्ता बन गया था जिसे कोई समझा नहीं सकता। खून का रिश्ता जिसे चाहकर भी कोई तोड़ नहीं सकता। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, लगभग रोते हुए बोला, डैड मैं चेन चेन से दूर नहीं जाना चाहता। हम दोनों को एक जैसी चीजें पसंद है। हम साथ खेलते हैं तो बहुत मजा आता है। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। उसका उदास चेहरा देखकर मेरा दिल बुरी तरह टूट गया। मेरे बेटे को पहली बार कोई ऐसा दोस्त मिला था जिससे उसकी इतनी अच्छी बनती थी। अगर मैं उसे अभी मना कर देता तो वह सचमुच बहुत दुखी हो जाता, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अगर बाई किंगवांग को पता चल गया कि मेरा बेटा और चेन चेन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं तो मेरे सारे राज खुल जाएंगे और उस दिन शायद मैं अपने बेटे के साथ चैन से रहने का अधिकार भी खो दूं। मैंने अपराध बोध भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, फिर प्यार से समझाया, मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे काम की वजह से हमें स्कूल बदलना पड़ रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ जब भी समय मिलेगा मैं तुम्हें चेन चेन से मिलने जरूर ले जाऊंगा। मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट वह चुपचाप सिर हिलाकर बोला, ठीक है। न उसने जिद की, न रोया, न कोई हंगामा किया। उसकी समझदारी देखकर मुझे और भी बुरा लगा। मैंने उसी दिन ट्रांसफर की सारी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दिन मैं उसे स्कूल ट्रांसफर करवाने ले जाऊंगा उसी दिन वह अचानक गायब हो जाएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। एक से बढ़कर एक डरावने ख्याल आने लगे। क्या भाई किंगवांग को सब पता चल गया? क्या उन्होंने मेरे बेटे को अपने लोगों से उठवा लिया? लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को समझाया, नहीं, अगर उन्हें सच पता चल गया होता तो वह चुप नहीं बैठती, बस सीधे मेरे घर आ जाती। मैं पागलों की तरह हर जगह उसे ढूंढने लगा। किंडरगार्टन नहीं, उसका पसंदीदा खेल का मैदान नहीं, कॉलोनी का पार्क वहाँ भी नहीं। आखिर मैं सीधे बाई किंगवांग के विला पहुंच गया, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर मैं चौंक गया। पूरा घर सिर पर उठा हुआ था। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे। सबके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मेरा दिल बैठ गया। मैं तुरंत समझ गया सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, चेन चेन भी गायब है। मैं घबराकर पुलिस को फोन करने ही वाला था कि तभी सड़क के दूसरी तरफ मेरी नजर पड़ी। दो बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले छोटे छोटे बच्चे हाथ पकड़कर हंसते हुए सड़क पार कर रहे थे। दोनों ऐसे मस्ती में थे जैसे पूरी दुनिया उनकी पिकनिक हो। उसी समय सड़क के मोड़ से एक बड़ा ट्रक तेज रफ्तार में उनकी तरफ बढ़ रहा था। ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा था, पा पा, लेकिन अब ब्रेक लगाना लगभग नामुमकिन था। मेरे कानों में अचानक सब आवाजें गायब हो गईं। दुनिया जैसे एक पल के लिए रुक गई। मेरे दिमाग ने कुछ सोचा भी नहीं। मैं पूरी ताकत से उनकी तरफ दौड़ पड़ा, जैसे जान शरीर से पहले भाग रही हो। मैंने छलांग लगाई, दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया और पूरी ताकत से आगे लुढ़क गया। उसी पल ट्रक हमारे बिल्कुल पास से चीखती हुई आवाज के साथ निकल गया। उसका पिछला हिस्सा मेरी पीठ को हल्का सा छू गया। तेज हवा का झोंका मेरे चेहरे पर चाबुक की तरह लगा। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर कूद जाएगा। मैं कांपते हाथों से दोनों बच्चों को देखने लगा। भगवान का लाख लाख शुक्र था, दोनों बिल्कुल सुरक्षित थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कुछ पल बाद डर गुस्से में बदल गया। मैंने दोनों को अपने सामने खड़ा किया, चेहरा सख्त बनाकर डांटना शुरू किया। तुम दोनों आखिर घर से भागे ही क्यों? जरा भी अंदाजा है कि हम सब कितने परेशान हो गए थे। इतनी ट्रैफिक वाली सड़क पर ऐसे भागते हो? अभी अगर कुछ हो जाता तो हम लोग कैसे जीते? मेरी आवाज इतनी तेज थी कि दोनों बच्चे डर गए। अगले ही पल दोनों की आंखों से आंसू झरने लगे। चेन चेन हिचकियों के बीच बोला, हमें पता चल गया था कि आप इन्हें दूसरे स्कूल ले जा रहे हैं। आपने कहा था कि बाद में मिलवाएंगे, लेकिन हमें डर था कि शायद फिर कभी मिलने का मौका ही न मिले। हम तो बस एक दिन और साथ खेलना चाहते थे, लेकिन हमें डर था कि आप हमें कभी जाने ही नहीं देंगे। इसलिए हमने अपनी स्मार्ट वॉच से चुपके चुपके बात की, पूरा प्लान बनाया और फिर दोनों साथ में घर से निकल आए। मैं कुछ पल उन्हें घूरता रह गया। गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। वाह दोनों शैतानों, मेरी पीठ पीछे पूरा सीक्रेट मिशन चला रहे थे और मुझे भनक तक नहीं लगी। मतलब इन दोनों ने चुपके से एक दूसरे का कांटेक्ट भी सेव कर लिया था और गुप्त मीटिंग तक प्लान कर ली थी। दोनों ने अपनी बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा, ऐसा चेहरा बनाया कि अगर कोई और होता तो वहीं पिघल कर आइसक्रीम बन जाता। दोनों एक साथ बोले, डैड अब तो हम बाहर आ ही गए हैं, क्या आज पूरा दिन हमारे साथ घूम लेंगे? फिर शाम को चेन चेन को घर छोड़ देना। चेन चेन भी धीरे से बोला, अंकल मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। जब सुना कि आप लोग चले जाएंगे तो मैं पूरी रात उदास रहा। बस आज एक दिन और साथ खेल लें प्लीज। मैं कुछ देर चुप रहा। अपने बेटे को मना करना तो शायद आसान था, लेकिन चेन चेन की उम्मीद से भरी उदास आंखों को देखकर मेरे मुंह से नहीं निकल ही नहीं पाया। मैंने धीरे से कहा, ठीक है
लेकिन पहले अपनी मम्मी को फोन करो, उन्हें बता दो कि तुम रास्ता भटक गए थे और मुझे मिल गए। मैं तुम्हें बाद में सुरक्षित घर छोड़ दूंगा, उन्हें बेवजह चिंता मत करने दो। मैं जानता था भाई किंगवांग चाहे कितनी भी सख्त क्यों ना हो, लेकिन वह चेन चेन से बहुत प्यार करती थी। उसकी सुरक्षा को लेकर वह सच में परेशान हो जाती थी। चेन चेन ने तुरंत सिर हिलाया। उसने अपनी स्मार्ट वॉच से कॉल लगाया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से बाई किंगवांग की गुस्से से भरी आवाज गूंज उठी। काफी हिम्मत आ गई है तुम्हारी, घर से भाग गए, ऊपर से रास्ता भी भटक गए। अगर इतना ही शौक है तो फिर वापस मत आना। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जिंग शुआन की आवाज की सुनाई दी। वह हमेशा की तरह नरम बनने की कोशिश कर रहा था। चेन चेन, तुम्हारी मम्मी सिर्फ गुस्से में ऐसा बोल रही हैं। तुम्हारे गायब होने की खबर मिलते ही उन्होंने 20 अरब युआन की बहुत बड़ी मीटिंग बीच में छोड़ दी। वह तुरंत तुम्हें ढूंढने निकल पड़ी। तुम किसी अजनबी के साथ हो। अगर सामने वाला बुरा इंसान निकलता तो? अच्छे बच्चे बनो, बताओ अभी कहाँ हो? हम दोनों तुम्हें लेने आ रहे हैं। चेन चेन ने मेरी तरफ मदद मांगती नजरों से देखा। मैंने उसकी घड़ी अपने हाथ में ली। जानबूझकर धीमी आवाज में बोला, घबराइए मत, चेन चेन मेरे साथ है। हम किंडरगार्टन के स्पोर्ट्स डे पर मिले थे। वह और मेरा बेटा साथ खेल रहे हैं। मैं शाम तक उसे सुरक्षित घर छोड़ दूंगा। लेकिन जिंग शुआन को जैसे शक करने की बीमारी थी। वह तुरंत बोला, कौन जाने तुमने उसके परिवार की हैसियत देखकर जानबूझकर उसे बहला फुसलाकर बाहर बुलाया हो। उसे अभी इसी वक्त वापस लेकर आओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। तभी भाई किंगवांग की ठंडी आवाज दोबारा सुनाई दी। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, आज रात तक उसे घर वापस ले आना। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। फोन कटते ही दोनों बच्चे ऐसे उछले जैसे परीक्षा रद्द होने की खबर मिल गई हो। यस, मैं बस मुस्कुराकर सिर हिलाने लगा। ठीक है, आज पूरा दिन सिर्फ तुम दोनों के नाम। मैं भले ही चेन चेन के बीते हुए 6 साल वापस न ला सकूं, लेकिन कम से कम आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन जरूर बना सकता था। सबसे पहले मैं दोनों को गेमिंग आर्केड ले गया, चेन चेन की सबसे पसंदीदा जगह। वहाँ क्लॉ मशीन देखकर दोनों की आंखें चमक उठी। किस्मत अच्छी थी और मेरी पकड़ भी। मैंने एक के बाद एक इतने सारे टेडी और खिलौने निकाल लिए कि आखिर में हालत ये हो गई, मेरा बेटा सारे खिलौने उठाते उठाते खुद ही टेडी बियर जैसा दिखने लगा। वह हांफते हुए बोला, डैड बस करिए, अगर एक और टेडी जीत लिया ना तो मुझे ट्रॉली चाहिए होगी। मैं हंसते हंसते दोहरा हो गया। इतना खेलने के बाद तीनों के पेट ने एक साथ विद्रोह कर दिया। हम पास के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। मेरा बेटा तीखा बिल्कुल नहीं खा पाता था। घर पर भी मैं हमेशा 2 तरह का खाना बनाता था, एक मेरे लिए मिर्ची वाला और एक उसके लिए बिल्कुल हल्का। लेकिन मुझे नहीं पता था कि चेन चेन को क्या पसंद है, इसलिए मैंने दोनों तरह के खाने मंगवा लिए और फिर मैं एक बार फिर चौंक गया। चेन चेन ने बिना झिझक तीखी डिश अपनी प्लेट में रख ली और बड़े मजे से खाने लगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, तुम्हारी पसंद तो बिल्कुल मेरी जैसी है। वह भी मुस्कुराया। मुझे बहुत तीखा पसंद है। मेरा दिल जाने क्यों फिर से भर आया। शाम होने लगी। मैं गाड़ी चलाकर चेन चेन को उसके विला के सामने छोड़ने पहुंचा। मैंने प्यार से कहा, चलो बेटा जल्दी अंदर जाओ, वरना तुम्हारी मम्मी फिर से परेशान हो जाएंगी। लेकिन चेन चेन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाकर बोला, अंकल क्या आप मुझे दरवाजे तक छोड़ सकते हैं? उसकी मासूम आवाज सुनकर मेरा दिल फिर पिघल गया। मैं मुस्कुराया, चलो, और उसके साथ विला के मुख्य दरवाजे तक चला गया। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे मैं ठिठक गया। सामने भाई किंगवांग और जिंग शुआन पहले से खड़े थे। दोनों के चेहरे देखकर साफ लग रहा था कि उनका मूड आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरे कदम अपने आप धीमे पड़ गए। बाई किंगवांग ने चेन चेन की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, पूरा दिन खेल चुके हो, अब अंदर जाओ और जितना होमवर्क छूट गया है सब पूरा करो। मैंने मन ही मन लंबी सांस ली। बच्चा सुरक्षित पहुंच गया, अब मेरा काम खत्म। मैंने शांत स्वर में कहा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मैं मुड़ गया। लेकिन भाई किंगवांग लगातार मुझे देखती रही, इतनी देर तक कि मेरी पीठ में सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा, बस भाई जितनी जल्दी निकल सकते हो निकल लो। मैंने कदम और तेज कर दिए। तभी पीछे से जिंग शुआन की ताना मारती आवाज आई, तुम बार बार चेन चेन के सामने क्यों आ जाते हो? आखिर चाहते क्या हो? मैंने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, सच कह रहा हूँ, ये सब सिर्फ संयोग था। यकीन मानो या मत मानो, आज के बाद मैं आप सबसे जितना दूर रह सकूंगा रहूंगा, दोबारा कभी सामने नहीं आऊंगा। मेरी बात सुनते ही चेन चेन की आंखों की चमक पल भर में बुझ गई। उसके छोटे से चेहरे पर गहरी मायूसी छा गई। उसे उस तरह उदास देखकर मेरा दिल कसकर दुखने लगा। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं जानता था सिर्फ उनसे दूर रहकर ही मैं अपने बेटे और अपने छोटे से परिवार की शांति की रक्षा कर सकता था। शांति से जीना चाहते हो? जिंग शुआन व्यंग्य से हंसा। इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करके क्या तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूंगा? पिछली बार जब तुम चेन चेन से मिले थे तभी मुझे समझ आ गया था कि तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। तुम चेन चेन का बहाना बनाकर प्रेसिडेंट बाई के करीब आना चाहते हो, है ना? तुम जैसे दौलत के पीछे भागने वाले मर्द मैंने बहुत देखे हैं। उसके चेहरे से लेकर आवाज तक हर चीज में उकसाने वाली अकड़ भरी हुई थी। वो पहले भी ऐसा ही था। जैसे ही बाई किंगवांग के आसपास कोई दूसरा आदमी दिखाई देता, उसके अंदर का जलन वाला अलार्म अपने आप बजने लगता था। फिर वह सामने वाले की जिंदगी खराब करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। मैंने उससे बहस करना भी जरूरी नहीं समझा। ठंडी आवाज में सिर्फ इतना कहा, जो मानना है मानो, मैं जा रहा हूँ। मैं जैसे ही मुड़ा तभी अब तक चुप खड़ी बाई किंगवांग ने अचानक आदेश दिया, इसे रोक लो। उनकी आवाज सुनते ही बगल में खड़े बॉडी
बॉडीगार्ड बिजली की स्पीड से मेरी तरफ बढ़े। कुछ ही सेकंड में उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए बोला, धूप का चश्मा पहनना कोई अपराध नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा आप लोगों के करीब आने का कोई इरादा नहीं है। पिछली दोनों मुलाकातें सिर्फ संयोग थी। मुझे जाने दीजिए, मैंने वादा किया है कि दोबारा कभी सामने नहीं आऊंगा। जिंग शुआन होठों पर तिरछी मुस्कान लिए आगे बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे चश्मे की तरफ इशारा किया। जो लोग अपनी शक्ल छिपाते हैं उनके पास छिपाने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। देखते हैं आखिर तुम हो कौन। इतना कहकर उसने मेरा चश्मा खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी पल एक छोटा सा साया बिजली की तरह मेरे सामने आ गया। मेरा बेटा। उसने पूरी ताकत से बॉडीगार्ड को धक्का दिया, फिर अपने छोटे छोटे मुक्कों से जिंग शुआन पर टूट पड़ा। मारते हुए रो रो कर चिल्लाने लगा, मेरे डैडी को मत सताओ, दूर हटो। इतना कहकर वह दोनों हाथ फैलाकर मेरे सामने खड़ा हो गया, बिल्कुल किसी छोटे मगर बहादुर शेर के बच्चे की तरह। उधर चेन भी नैनी का हाथ झटक कर भागता हुआ आया। वह भी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों हाथ फैलाकर बोला, इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर इन्हें चोट पहुंचाई तो समझो मुझे चोट पहुंचाई। अब नजारा ऐसा था कि मैं बीच में खड़ा था और मेरे दोनों तरफ दो बिल्कुल एक जैसे छोटे छोटे